आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज में हार्दिक स्वागत है। बरसों पहले छोटे से कस्बे में रामकिशन अपने परिवार के साथ रहते थे। रामकिशन एक साधारण किसान थे जिनकी जिंदगी खेत हल और बैलों से शुरू होती। उनके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से जो मिलता उसी से घर का चूल्हा जलता। उनकी पत्नी सरला बहुत सुलझी हुई और संस्कारी थी। रिश्ते ही सबसे बड़ा समाधान है। पैसे तो आज है कल नहीं, लेकिन परिवार अगर साथ हो तो मुश्किल से वक्त गुजर गया। बच्चों ने पढ़ाई शुरू की, कुछ शहर की ओर बढ़े। बाप ने दिन रात खेत जोते, बेटे की शादी के लिए पैसे जोड़े, लेकिन धीरे धीरे पैसों की अहमियत घर के रिश्तों से ऊपर दिखने लगी। गांव की मिट्टी की खुशबू रामकिशन को भाती। उनके पिता ने थोड़ी सी जमीन छोड़ी थी, जिसे संभालकर उन्होंने परिवार का गुजर बसर करना शुरू किया। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत की ओर जाना, शाम पसीना बहाकर लौटना उनकी आदत थी। रामकिशन की पत्नी सरला देवी सब कुछ करती, थकान उसके लिए मायने नहीं रखती। उनके 4 बच्चे थे। बड़ा बेटा मनीष तेज तर्रार और पढ़ाई में अच्छा था। छोटा बेटा संदीप थोड़ा लापरवाह लेकिन दिल से सीधा। बड़ी रोटी बेटी रीमा घर के कामों में बटाती। छोटी बेटी नटखट और चंचल। रामकिशन का सपना था कि उनके बेटे पढ़ लिख कर शहर में आदमी बने। वो चाहते थे कि उनके बच्चों को वो कठिनाई न झेलनी पड़े। गांव में जब भी कोई पूछता, अरे रामकिशन इतनी मेहनत क्यों करते हो? खेत तो छोटा है, इससे क्या होगा? मुझे जमीन बड़ी नहीं चाहिए, मुझे अपने बच्चों का भविष्य बड़ा चाहिए। पढ़ लिख कर अच्छे आदमी बनेंगे तो यही मेरी दौलत है। चारों भाई बहन मिलजुल कर रहते। रात को लालटेन की रोशनी में बैठकर माँ से कहानियां सुनते। सरला अक्सर उन्हें कहती, याद रखना, जिंदगी में कितनी भी तरक्की करो, भाई बहन माँ बाप का साथ मत छोड़ना। ये रिश्ते टूटे तो इंसान खाली हो जाता है। बचपन की मासूम आंखों ने उस समय इन बातों की गहराई नहीं समझी, लेकिन सरला जी को भरोसा था कि समय आने पर सब सीख जाएंगे। रामकिशन ने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचकर मनीष को शहर पढ़ने भेजा। वहां उसने मेहनत करके कॉलेज में दाखिला लिया। पूरे गांव में चर्चा हुई, देखो रामकिशन का बेटा शहर पढ़ने गया, अब वो बड़ा आदमी बनेगा। संदीप भी पढ़ाई में ठीक था, लेकिन उतना गंभीर नहीं। वो अक्सर गांव के दोस्तों के साथ खेल कूद में लगा रहता। रामकिशन जी समझाते, बेटा मनीष पढ़ाई कर रहा है, तू भी मेहनत कर, पैसा ही आदमी को इज्जत दिलाता है। रीमा और नीता की पढ़ाई गांव के स्कूल तक ही सीमित रही। माँ चाहती कि बेटियां आगे पढ़ें, लेकिन घर की हालत ने इजाजत नहीं दी। दोनों बहनों ने शिकायत नहीं की। मनीष की पढ़ाई का खर्चा ज्यादा था। रामकिशन ने बैल बेचे, खेत की पैदावार गिरवी रखी। बेटे की पढ़ाई नहीं रुकी। कभी कभी जब घर में खाने तक के लाले पड़ते तो सरला बच्चों को समझाती, आज घर में बस दाल रोटी है, कल सब अच्छा होगा। मनीष बड़ा आदमी बनेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। बच्चे भरोसा करते, चुपचाप खाते। समय गुजरता गया। मनीष ने पढ़ाई पूरी की, शहर में नौकरी पाई। वो अब महीने का अच्छा वेतन कमाने लगा। गांव से उसके पास खुशखबरी पहुंची कि छोटा भाई संदीप भी कॉलेज में दाखिला हो चुका है। लेकिन मनीष के विचार बदलने लगे। शहर की चमक दमक ने अलग सोच दी। उसे लगा माँ बाप गांव की जिंदगी बोझ है। जब भी सरला जी फोन करती, माँ यहाँ खर्चे बहुत हैं, सबको पैसे नहीं भेज सकता, आप लोग गांव में ठीक हैं। सरला ये सुनकर चुप हो जाती, लेकिन उसका दिल टूट जाता। उसे लगता कि जो बेटा माँ के त्याग से बड़ा हुआ, वही आज पैसों का हवाला देकर दूरी बना रहा है। मनीष शहर में नौकरी करने लगा तो ऊंची इमारतें, चमचमाती गाड़ियों ने सोच बदल दी।
वो अब अपने गांव को अलग से समझने लगा। गांव के लोग जब भी कहते, अरे रामकिशन का बेटा तो बड़ा साहब बन गया शहर में, तो रामकिशन गर्व से सीना चौड़ा करते, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी बेटे के दिल में अब गांव परिवार की जगह कम होती जा रही है। रामकिशन और सरला जी सोचते कि अब मनीष अच्छी कमाई करता है तो परिवार की हालत सुधर जाएगी। सरला ने कई बार बेटे को फोन करा, बेटा खेत की मेड़ टूट गई है, पैसे भेज दे। लेकिन मनीष ने हर बार कोई न कोई बहाना बनाया। माँ, खर्चे बहुत हैं, एमआई देना होता है, किराया भी, आप लोग जैसे तैसे संभाल लो। सरला जी समझ जाती कि बेटे को पैसे देने की फिक्र नहीं, पर माँ बाप का दिल था शिकायत नहीं करता। बड़ा शहर है, खर्च ज्यादा होंगे। इधर छोटा बेटा भी कॉलेज में पढ़ रहा था। वो दिल से सीधा भाई जैसा चतुर नहीं। उसकी ख्वाहिश थी कि पढ़ाई पूरी कर नौकरी करे, माँ बाप का सहारा बने। लेकिन पढ़ाई का खर्चा रामकिशन के लिए मुश्किल हो रहा था। उन्होंने अपने खेत का आधा हिस्सा गिरवी रख दिया। जब ये खबर मनीष को मिली तो झुंझलाते हुए कहा, पिताजी, इतनी जमीन बेचकर पढ़ाई करवाने की क्या जरूरत है? संदीप अगर इतना काबिल है तो खुद मेहनत करे, सब कुछ मैं नहीं कर सकता। रामकिशन जी चुप हो गए, सोचने लगे, क्या यही वो बेटा है जिसे पालने के लिए हमने अपनी जमीन तक बेच दी? अब वही हमें ताने दे रहा है। उधर रीमा नीता बड़ी हो रही थी। रीमा की शादी की उम्र हो चुकी थी। सरला चाहती थी कि बेटी को अच्छे घर में ब्याहे, लेकिन दहेज की मांग हर जगह सामने आती। सरला ने मनीष से कहा, रीमा के लिए अच्छा रिश्ता आया है, लेकिन लड़के वालों को पैसे चाहिए। अगर तू मदद कर दे तो बात पक्की हो जाएगी। मनीष ने जवाब दिया, माँ, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, आप लोग थोड़ा इंतजार करो। लेकिन सच्चाई ये थी कि मनीष ने हाल ही में बाइक खरीदी और अपने लिए नया फोन भी। माँ को सच नहीं बताया। रीमा चुपचाप माँ के पास आकर कहा, कोई बात नहीं भैया, पैसे नहीं भेज पा रहे तो रिश्ता रहने दो, मैं आपके साथ ठीक हूँ। लेकिन उसके दिल में ये कसक बैठ गई कि भाई जिसने बचपन में मिट्टी में खेला, वही आज पैसों के लिए बहन को अनदेखा कर रहा है। मनीष अब गांव कम आता, साल में एक दो बार त्योहार पर आता। भैया, गांव नहीं आपको पढ़ाया लिखाया है, माँ बाप ने अपनी जिंदगी दी। आज अगर आप शहर में नौकरी कर रही हैं तो उनकी कुर्बानी से ही इतनी दिक्कत। मनीष हंसकर टालता, तुम्हें क्या पता बड़े शहर की जिंदगी कैसी होती है। धीरे धीरे रीमा नीता दोनों को ये एहसास हुआ कि उनके भाई पैसों के आगे रिश्ते को नजरअंदाज कर रहे हैं। रीमा ने कई बार कहा, माँ, हमें भाइयों से कुछ उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, हम लड़कियां हैं, शायद हमारे लिए उनका प्यार कम हो। नहीं बेटी, ऐसा मत कह, भाई बहन का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, वक्त है सब बदल जाएगा। लेकिन सरला का दिल जानता था कि पैसे का असर रिश्तों पर गहराता जा रहा है। उधर संदीप नौकरी की तलाश में था। उसने पढ़ाई पूरी की लेकिन अच्छे मौके नहीं मिले। जहां भी जाता अनुभव की कमी बताकर मना कर देते। बड़े भाई से कहा, भैया अगर आप थोड़े पैसे दे दें तो मैं छोटा बिजनेस शुरू कर लूं, खुद मेहनत करके खड़ा हो जाऊं। मनीष ने साफ इनकार किया, मैं पहले ही बहुत दबाव में हूँ, खुद को संभालना मुश्किल है, दूसरों को कहाँ से संभालूं। संदीप को ये सुनकर गहरा धक्का लगा। उसे लगा भाई ने सिर्फ पैसों की वजह से पराया किया। रामकिशन और सरला बूढ़े हो चुके थे। खेत की देखभाल करना मुश्किल हो रहा था। शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता। वे चाहते कि बेटे उनका सहारा बने, लेकिन सच था कि दोनों बेटे अपने अपने हितों में उलझे थे। मनीष शहर की जिंदगी में व्यस्त था और संदीप अपनी बेरोजगारी से परेशान। बेटियों की आवाज घर की दीवारों में दबकर रह जाती। रामकिशन अक्सर रात को छत पर बैठकर आसमान की ओर देखते।
हमने बच्चों के लिए सब दांव पर लगाया, जमीन, गहने, जवानियां सब कुर्बान किया, लेकिन हमें क्या मिला? पैसों के रिश्ते। सरला उनके पास आकर कहती, आप चिंता मत कीजिए, अभी बच्चे समझ नहीं पा रहे, लेकिन एक दिन जरूर समझेंगे। रामकिशन हल्की हंसी हंसते और कहते, शायद उस दिन तक हम नहीं रहेंगे। दीपावली आने वाली थी। सरला ने मन ही मन ठाना कि इस बार वो चाहे जैसा भी हो पूरा परिवार को एक करेंगी। उसने मनीष, संदीप को फोन किया, बेटा इस बार घर जरूर आना, दीपावली तो वही होती है जब सब एक साथ हो। संदीप तो तैयार हो गया क्योंकि वो बेरोजगारी से परेशान था और माँ का बुलावा टाल नहीं सकता, लेकिन मनीष ने तो पहले टालने की कोशिश की। माँ ऑफिस में बहुत काम है, छुट्टी मिलना मुश्किल है। सरला ने प्यार से समझाया, बेटा काम तो जिंदगी भर करोगे, लेकिन माँ बाप का बुलावा बार बार नहीं आएगा। तू आएगा तो घर जगमगा उठेगा। आखिरकार मनीष ने हामी भरी। दीपावली के दिन घर में चहल पहल। रीमा, नीता माँ का हाथ बटा रही थी, संदीप भी मदद कर रहा था। जब मनीष चमचमाते कपड़ों गाड़ी में बैठकर गांव पहुंचा तो पूरे मोहल्ले वाले दौड़ने लगे। गांव वालों ने कहा, देखो रामकिशन का बेटा शहर का आदमी बन गया, गाड़ी में घूमता है। रामकिशन और सरला का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, लेकिन उसी गर्व के पीछे ये कसक थी कि बेटा गांव को छोटा समझता है। शाम को जब सब एक साथ बैठे तो माँ बाप को लगा घर फिर पहले जैसा हो गया, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं थी। खाने के बाद जब सब बैठे तो रामकिशन ने कहा, बेटा मनीष, घर की हालत बहुत खराब है, अगर थोड़े पैसे मिल जाएं तो हम गिरवी रखी हुई जमीन छुड़ा सकते हैं। मनीष ने तरेर से कहा, पिताजी आप लोग हर बार पैसे की ही बात क्यों करते हैं? क्या मैं मशीन हूँ जो बस पैसे बनाता रहूं? संदीप ये सुनकर तिलमिला गया। भैया, पिताजी ने आपके लिए कितनी कुर्बानी दी, अगर जमीन गिरवी रखकर आपको पढ़ाया ना होता तो आप आज इस गाड़ी में नहीं बैठ पाते। मनीष चुंचला कर बोला, और तुमने क्या कराया? सिर्फ खर्चा करवाया। अगर तुम्हें इतना शौक था तो खुद कमाते, हर चीज मेरे सिर क्यों की? संदीप का खून खौला। भैया, पैसों के नशे में तुम रिश्ते भूल गए हो, माँ बाप का सहारा बनने के बजाय उल्टा उन्हें बोझ समझ रहे हो। घर का माहौल बिगड़ गया। सरला रो पड़ी। बस करो बच्चों, त्योहार के दिन झगड़ा मत करो, पैसों से बड़ा रिश्ता होता है, ये मत भूलो। लेकिन तुम दोनों भाइयों के बीच दरार गहरी थी। रीमा ने हिम्मत करके कहा, भैया माँ सही कह रही हैं, पैसों से घर नहीं चलता, प्यार से चलता है। अगर आप झगड़ते रहेंगे तो हम बहनों का क्या होगा? मनीष ने हंसकर कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी शादी अच्छे घर में करवाऊंगा। रीमा के चेहरे पर कसैली मुस्कान आई। भैया, शादी सिर्फ दहेज से नहीं होती, उसमें भी अपनापन चाहिए। अगर भाई बहन आपस में ऐसे लड़ेंगे तो कौन सा रिश्ता टिकेगा? लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। मनीष ने सबके सामने हाथ खड़े किए। मैंने पहले ही बहुत किया है, अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं हर बार क्यों पैसे दूं? ये सुनते ही रामकिशन का सिर स्वयं से झुक गया। सरला की आंखों से आंसू आ गए। संदीप गुस्से से कांपते हुए बोला, भैया आज तुमने माँ बाप का अपमान किया, जमीन तुम्हारी वजह से गिरवी पड़ी है और आज तुम इससे मुंह मोड़ रहे हो। मनीष ने ठंडे स्वर में कहा, अपमान मैं नहीं कर रहा, हालात कर रहे हैं, और वैसे भी गांव की जमीन का कोई भविष्य नहीं, इसे छोड़ देना बेहतर है। अगले दिन मनीष शहर लौट गया। उस दिन के बाद से घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। रामकिशन, सरला चुप रहने लगे। संदीप भाई से नफरत करने लगा। बहनों का मन टूट गया। रीमा ने माँ से कहा, अब मुझे कोई उम्मीद नहीं, जो भाई हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता वो समाज में क्या करेगा?
सरला को एहसास हुआ कि जिस बेटे को उसने दूध पिलाकर बड़ा किया वही आज पैसों को रिश्ते को ऊपर रख रहा है। रामकिशन खेत में कम आते, अक्सर बरामदे में बैठकर उदास रहते। पड़ोसी आते ही कहते, बेटा बड़ा आदमी बन गया, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। रामकिशन हल्की मुस्कान देकर कहते, बेटे बड़े जरूर हो गए हैं पर शायद पिता छोटे हो गए। सरला रात को भगवान के आगे हाथ जोड़कर रोती, हे प्रभु, अगर पैसों ने ही सब रिश्ते तोड़ने हैं तो काश हमारे बच्चों को इतना पढ़ाया ना होता। समय का पहिया घूमता रहा। रीमा की शादी की उम्र निकलने लगी। गांव में एक साधारण परिवार से रिश्ता आया। लड़का ठीक ठाक नौकरी करता था, लेकिन शर्त साफ थी, दहेज चाहिए। रामकिशन सरला ने बहुत कोशिश की दहेज की मांग कम हो जाए, लेकिन लड़के वालों ने कहा, बिना दहेज के रिश्ता नहीं, हमें समाज में इज्जत रखनी है। सरला ने मजबूर होकर मनीष को फोन किया, बेटा अगर तू मदद कर दे तो रीमा का घर बस जाएगा। लड़की पराए घर जाती है, माँ बाप की नई जिंदगी मिलती है। मनीष ने बहाना बनाते हुए कहा, अभी मैंने नया फ्लैट लिया है, एमआई बहुत ज्यादा है, आपके पास खेत है वही बेच लो। सरला का दिल किसी ने चीर दिया। जिस बेटे के लिए हमने गहने बेच दिए उसी के पास बहन की शादी के लिए पैसे नहीं। आखिरकार रामकिशन ने साहूकार से कर्ज लिया, रीमा की शादी की। शादी तो हो गई, लेकिन कर्ज का बोझ और भारी हो गया। शादी के बाद जब रीमा विदा हुई, उसने माँ के कान में कहा, माँ भैया को कह देना कि पैसों की वजह से बहन ने रिश्ता मत तोड़ना, वरना एक दिन यही पैसे उसे अकेला कर देंगे। कहते हुए आंखों से आंसू आ गए। कुछ साल बाद नीता की शादी की बात चली। इस बार भी वही समस्या आई, दहेज। सरला ने सोचा कि शायद अब तक मनीष सुधर गया होगा। बेटा इस बार तो मदद कर दे, छोटी बहन है, उसके लिए थोड़ा सहारा बहुत होगा। मनीष ने ठंडी सांस लेकर कहा, मैं पहले ही काफी दबाव में हूँ, हर बार मुझसे पैसे मांगना सही नहीं। नीता की शादी आप लोग जैसे तैसे कर दो। सरला ने फोन काट दिया, फूट फूट कर रोने लगी। नीता ने ये सब सुना। माँ का हाथ पकड़ कर कहा, भैया ने मदद नहीं की तो क्या हुआ, आप मुझे आशीर्वाद दो, वही सबसे बड़ा दहेज होगा। नीता का ब्याह भी साधारण तरीके से हुआ। माँ बाप का कर्ज और बढ़ गया। अब घर में सिर्फ रामकिशन, सरला, संदीप रह गए। बेटियां अपने अपने घर चली गईं, फोन पर हालचाल पूछती। मनीष साल में एक बार आता और जल्दी लौट जाता। घर में रुकने का धैर्य उसमें नहीं। उसकी बातें हमेशा पैसों और शहर की चकाचौंध से शुरू होती, वहीं खत्म होती। रामकिशन धीरे धीरे बीमार रहने लगे। सरला ने अपना सब कुछ बेटों बेटियों को दिया। अब उसके पास सिर्फ चिंता और आंसू थे। संदीप ने कोशिश की नौकरी पाने की, लेकिन कहीं स्थायी काम नहीं मिला। छोटी मोटी नौकरी करता, घर चलाता। उसके मन में अक्सर सवाल उठता, क्या मैं ही जिम्मेदार हूँ कि घर गरीब है? क्या भैया की तरह पढ़ाई करने का फायदा मुझे नहीं मिलना चाहिए? माता पिता को संभालने की पूरी कोशिश करता, लेकिन अकेला पड़ जाता। कई बार दोस्तों ने कहा, तू इतना बोझ क्यों उठा रहा है? मनीष चैन से शहर में है। संदीप बस जवाब देता, माँ बाप बोझ नहीं, उन्होंने हमें पाला है। अब मेरा फर्ज है कि मैं उनका सहारा बनूं। गांव में धीरे धीरे चर्चा हुई। रामकिशन का बड़ा बेटा खूब कमा रहा है, लेकिन माँ बाप फिर भी कर्ज में हैं। ये बातें रामकिशन को बहुत बुरी लगी। वे अंदर से टूट जाते। काश हमने बच्चों को इतना आगे ना पढ़ाया होता। गरीब रहते पर इतने कर्जदार नहीं रहते। रामकिशन चुपचाप सर झुका लेते। उन्हें लगता उनका त्याग व्यर्थ चला गया। एक बार गांव में किसी ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हारा बड़ा बेटा तो अब हमें पहचानता ही नहीं, उसे तो सिर्फ पैसे की चिंता है, माँ बाप की नहीं।
रामकिशन ने जवाब दिया, क्या करे भाई, यही जमाना है। अब तो रिश्ते भी पैसों से तोले जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू लेकिन आवाज में मजबूरी। एक रात सरला ने संदीप से कहा, हमें किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मनीष को पैसों की दुनिया ने अंधा किया। अब तू ही हमारा सहारा है। संदीप ने माँ का हाथ पकड़ कर कहा, माँ चिंता मत करो, चाहे मैं कितना भी छोटा रह जाऊं, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सरला ने बेटे को गले लगाया और रो पड़ी। रामकिशन अब 70 के पार थे। शरीर जवाब देने लगा, खेत दूसरों को ठेके पर दिया क्योंकि खुद में उतनी ताकत नहीं। सरला बीमारी से कमजोर हो गई। घर में सिर्फ संदीप थी। उसकी कमाई इतनी नहीं कि कर्ज चुका सके या माँ बाप को आराम मिल सके। रात को जब सरला लेटती तो आह भर कर कहती, हमने अपनी जवानी बच्चों के लिए कुर्बान की, लेकिन बुढ़ापे में सहारा कहीं नजर नहीं आता। मनीष अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने शहर में अपना नया घर बना लिया था, गाड़ी ले ली थी और अपनी पसंद की लड़की से लव मैरिज कर ली। पत्नी व बच्चों के साथ व्यस्त रहने लगा। गांव से उसका रिश्ता सिर्फ फोन तक सीमित था, वो भी महीने में एक बार। जब माँ हालचाल पूछती तो वो कहता, माँ यहाँ सब अच्छा है, आप लोग भी अपना ध्यान रखो। लेकिन पैसे भेजने की बात आती तो हमेशा टाल देता। माँ इस बार बहुत खर्च हो गया, अगले महीने देखूंगा। सरला हर बार उम्मीद करती। मनीष की शादी की उम्र थी लेकिन घर की हालत से मना किया। मैं किसे लाऊं इस घर में? हमारे हालात नहीं कि एक सदस्य बढ़ाया जाए। भैया की पढ़ाई से खेत बिक गए, बहनों की शादी करके कर्जदार हो गए। इतनी कम आमदनी में इतना ज्यादा कर्ज कैसे उतरेगा? सरला को ये सुनकर रोना आया। बेटा, अपनी जिंदगी मत बर्बाद कर। माँ बाप का फर्ज निभाना जरूरी है, अपना घर भी जरूरी है ना। संदीप बस इतना कहता। माँ, जब भाई पैसों में उलझकर आपको भूल सकता है तो मैं क्यों भूलूं? मैं रहूंगा आपके साथ। ये सच है कि अगर मैं शहर चला जाऊं तो मैं खूब कमा सकता हूँ, लेकिन बीमार पिता और आपको किसके सहारे छोड़ कर जाऊं? मैं आप दोनों को बेसहारा नहीं छोड़ सकता। एक दिन अचानक रामकिशन को तेज बुखार आ गया। संदीप अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, इनकी हालत नाजुक है, इलाज लंबा चलेगा और खर्च भी होगा। संदीप ने मजबूर होकर तुरंत मनीष को फोन किया। भैया, पिताजी की हालत खराब है, थोड़े पैसे भेज दो ताकि इलाज हो जाए। मनीष ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, मेरे पास अभी फुर्सत नहीं, यहाँ खर्चे हैं, तुम किसी से उधार ले लो। भैया, ये वही पिताजी हैं जिनके कारण आज तुम इस मुकाम पर हो, और तुम कह देते हो कि तुम्हारे पास फुर्सत नहीं है। मनीष ने फोन काट दिया। संदीप ने रोते हुए कहा, माँ, अब मैं ही कुछ करूँगा, भैया से उम्मीद रखना बेकार है। सरला ने ये सुना तो दिल टूट गया। उसने पहली बार अपने बेटे को कोसा। हे भगवान, अगर यही हाल होना था तो क्यों दिया हमें ऐसा बेटा जो पैसों में अंधा हो गया, माँ बाप को भूल गया। उसकी आंखों से बहते आंसू सब सूख चुके थे, उसमें अब रोने की ताकत नहीं। ये खबर रीना और नीता तक पहुंची तो वे अपने अपने घरों से आई। माँ को गले लगाकर कहा, अगर भैया नहीं है तो क्या हुआ, हम हैं, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। सरला ने बेटियों को देखा। बेटियां ही असली सहारा होती हैं। बेटे तो पैसों के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन बेटियां दिल से जुड़ी रहती हैं। रीमा और नीता के भी हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने जितना हो सका उतनी मदद की। कुछ दिन बाद अस्पताल से लौटकर रामकिशन घर आए। वे बेहद कमजोर हो गए थे। एक शाम बरामदे में बैठे हुए उन्होंने संदीप से कहा, अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, मेरी एक ख्वाहिश है,
जब मैं चला जाऊं तो मेरे चिता पर रोने वाला सिर्फ वो हो जिनके लिए पैसे रिश्ते ऊपर हो। संदीप ने आंखों में आंसू झुकाए। कुछ समय बाद अचानक रामकिशन की तबीयत बिगड़ी और वो चल बसे। पूरे गांव में खबर फैल गई। संदीप ने मनीष को फोन किया। पिताजी नहीं रहे, अंतिम संस्कार के लिए आ जाओ। मनीष ने कहा, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम लोग कर दो अंतिम संस्कार। संदीप ने फोन काट दिया। उसकी आंखों से आंसू आ गए। माँ से कहा, माँ देख लो, पैसे की दुनिया ने हमारे रिश्तों को खत्म कर दिया। पिता की चिता पर भी भैया को समय नहीं। सच है बेटा, अब तो हमें मान लेना होगा कि रिश्तों पर पैसे हावी हो जाएं तो खून के रिश्ते पराये हो जाते हैं। रामकिशन के चले जाने के बाद घर एकदम सूना रह गया। सरला हर रात खटिया पर बैठकर आंगन को देखती। जहाँ कभी उसके पति हल थामे लौटते, अब वहाँ बस सन्नाटा था। वो अक्सर बुदबुदाती, तुम्हारे बिना ये घर उजड़ गया, अब तो मेरा बेटा संदीप सहारा बचा। संदीप ने माँ को संभाला, लेकिन आंखों में निराशा थी। उसने देखा भाई मनीष ने पिता की मौत पर आना जरूरी नहीं समझा और ना माँ की सुध ली। शहर में मनीष अपनी दुनिया में था। उसकी पत्नी अक्सर कहती, तुम क्यों बार बार गांव वालों के चक्कर में पड़े हो, वहां जाकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। धीरे धीरे मनीष ने फोन करना भी बंद कर दिया। अब माँ बेटे को उसकी याद भी सिर्फ तब आती जब कोई गांव वाला कहता, बड़ा बेटा तो शहर में लाखों कमा रहा है, लेकिन किसी काम का नहीं। रीमा और नीता समय समय पर आती रही। कभी पैसे ना सही, लेकिन अपने हाथों का प्यार, खाना और भावनात्मक सहारा देती। एक दिन नीता ने कहा, माँ जब तक हम हैं आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। भैया ने अगर पैसों को रिश्ता बड़ा माना तो क्या हुआ, हमारे लिए आप सबसे बड़ी दौलत हो। कुछ लोग संदीप को खेत बेचने की सलाह देते, लेकिन संदीप ने खेत बेचने से इनकार किया। पिताजी ने ये जमीन खून पसीने से सींची है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। लेकिन कर्ज बढ़ता जा रहा था। गांव के लोग ताना मारते, बड़ा बेटा करोड़ों में, छोटा बेटा कर्ज में। संदीप अक्सर सोचता, क्या सच में रिश्ते सिर्फ पैसों से चलते हैं? अगर हाँ तो फिर मैंने माँ बाप के लिए पूरी जिंदगी क्यों कुर्बान की? लेकिन माँ का चेहरा देखकर मन बदल जाता। अगर मैं न रहूं तो माँ अकेली हो जाएंगी। मुझे उसके लिए जीना है। समय बीतता गया। सरला की तबीयत बिगड़ने लगी। एक रात संदीप को बुलाया और कहा, मेरा शरीर जवाब दे रहा है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है जब मैं दुनिया छोड़ूं तो मेरी चिता पर मनीष को मत बुलाना। संदीप की आंखों में आंसू आ गए। माँ मैं वादा करता हूँ आपकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करूँगा। कुछ ही दिनों में सरला की तबीयत और बिगड़ गई। उसने बेटियों को बुलाया। दोनों बहनें दौड़ी दौड़ी आईं। माँ ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम दोनों ही मेरी असली पूंजी हो। मुझे गर्व है कि मेरी बेटियां मेरे साथ हैं। और एक सुबह सब चली गईं। भैया माँ छोड़ गईं, आखिरी बार देख लो। मेरे पास छुट्टी नहीं है, यहाँ बहुत काम है, तुम लोग ही देखो। संदीप ने गुस्से से फोन फेंका। जिसने जिंदा माँ को नहीं देखा, अब मुर्दा को क्या देखेगा। माँ की ये इच्छा भी मनीष को ना बुलाया जाए, उसने खुद ही आने से मना किया। कैसा बेटा है ये। अंतिम संस्कार के समय चिता के पास सिर्फ संदीप, रीमा, नीता थे। गांव के कुछ लोग भी आए, लेकिन मनीष का अता पता नहीं। रीमा ने कहा, माँ सच कहती थी, रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। संदीप ने माँ की चिता को आग दी, बुदबुदाया, आपकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई। आपकी चिता पर सिर्फ वही है जिन्होंने आपको दिल से चाहा। अब घर में सिर्फ संदीप बचा, लेकिन गांव में सब उसकी इज्जत करने लगे। लोग कहते, अगर कोई बेटा है तो संदीप जैसा। बड़े बड़े पैसे वाले माँ बाप के काम नहीं आते, गरीब बेटा आखिरी दम तक खड़ा रहा।
माँ बाप के आशीर्वाद से बड़ी नहीं पैसा। मनीष ने सब कुछ पाया पर माँ बाप की दुआ खो दी। मैंने सब कुछ खोया लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद पाया। यही मेरे लिए असली दौलत। लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। वक्त बदलने लगा जिसकी कानों कान खबर नहीं हुई। हुआ यूं कि कुछ साल पहले जब संदीप बेरोजगारी और जिम्मेदारियों से जूझ रहा था, पिताजी बीमार थे, बहनों की शादी में रोज रोज के खर्चे पूरे करना मुश्किल था। ऐसे में एक दिन उसने पुराना दोस्त राघव जो बैंक में काम करता उसे मिला। दोनों की बातचीत के दौरान राघव को संदीप की आर्थिक हालत पता चली। भाई, चाहे जितनी मजबूरी हो, हर महीने 1000 रुपए बचाकर म्यूचुअल फंड में एसआईपी डालना शुरू करो। अभी मुश्किल होगा लेकिन काम आएगा। संदीप पहले हिचकिचाया। मेरी आमदनी तो पहले ही बहुत कम है, 1000 रुपए कैसे बचाऊं? माँ के आशीर्वाद, दोस्त की बात मानकर 10 साल पहले एसआईपी शुरू की। कुछ पैसे ट्यूशन से बताता, कुछ पार्ट टाइम काम करके 1000 रुपए म्यूचुअल फंड में निवेश करा। शुरू में कोई असर महसूस नहीं हुआ। समय के साथ धीरे धीरे उसका निवेश बढ़ता गया। पिछले 2 साल से माँ बाप की बीमारियों के चलते उसका निवेश बंद हो गया। आज जब वो बैठा माँ बाप को याद कर रहा था, अचानक निवेश की याद आई। उसने राघव से संपर्क किया तो राघव ने गले लगाते हुए कहा, तू क्यों चिंता कर रहा है? मैं तेरे हालातों से अनजान नहीं। तेरी एसआईपी के पैसे अपने पास से जमा कर रहा था। तेरी एसआईपी बंद नहीं हुई। कुछ समय इंतजार कर, तुझे सारा पैसा मिलेगा तो तब तू मेरे पास वापस कर देना। एक मेरा भाई है जिसने अमीरी की चकाचौंध में रिश्ते खत्म किए और एक तू है तो 2 साल से एसआईपी जारी रखी है। राघव बोला, अब तू सब कुछ भूल कर नए सिरे से जिंदगी शुरू कर, जिसमें एसआईपी में निवेश किया हुआ तेरा पैसा काम आएगा। कुछ समय बाद संदीप ने बैंक से संपर्क किया, एसआईपी का रिडम्पशन करवाया। उसकी आंखें भर आईं। वो महीने बोझ समझकर काटता रहा, वही लाखों में बदल चुके थे। उस पैसे ने उसने राघव सहित सबका कर्ज चुकाया और एक अच्छा बिजनेस सेट किया। अब गांव में लोग संदीप की मिसाल देने लगे कि समझदारी और धैर्य के किया छोटा निवेश भी माँ बाप के आशीर्वाद की तरह सहारा है। हर कोई कहने लगा, पैसा जरूरी है लेकिन पैसों से बढ़कर माँ बाप का प्यार और रिश्तों का सम्मान है। जो इसे भूल जाता है वो चाहे कितना अमीर हो, असली मायने में गरीब है। माँ बाप, भाई बहन, सब पैसे। ये कहानी हमें सिखाती है कि आज के समय में भले ही लोग पैसों को रिश्तों से बड़ा मानते हैं, लेकिन असली रिश्ते वही हैं जो दिल से निभाए जाएं। मनीष ने पैसा पाया, माँ बाप खोया। संदीप ने पैसा खोया, माँ बाप का आशीर्वाद पाया। राघव जैसे दोस्त का सहारा मिला जिसने उसे फर्श से उठाकर अर्श पर बिठाया। आज संदीप भले ही आर्थिक रूप से संपन्न है, लेकिन उसके दिल में टीस उठती कि काश माँ बाप के जीते जी रुपए पैसे की समस्या खत्म होती तो कोई पछतावा ना होता। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।